हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे डी कोड एग्ज़ाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और चलिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच जो बहुत बेसिक सा पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन स्पॉटिंग एरर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, रीअरेंजमेंट तक में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट जगह पर ये आपकी हेल्प करेगा, आपके काम आता है। टॉपिक था हमारा प्रोनाउन। कंटिन्यू करते हैं उसी पार्ट को आपके साथ। कई सारे प्रोनाउन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन आपके लिए बचा हुआ था, जो कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा शायद कंफ्यूज करने वाला प्रोनाउन है, ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे आज। और लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वो अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इस रिलेटिव प्रोनाउन को डिफाइन करने में। अब देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा दीज आर द सेम क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स ही होते हैं। जो मैंने आपसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन डिस्कस किया था उसकी अगर बात करें, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में मैंने आपसे पूछा था ये, अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं कि हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो शायद आप जो आंसर दोगे सही भी होगा आपका आंसर अगर आप बोलते हो कि यहां सब्जेक्ट है हमारा हु। आप चाहो तो यहां पे एक पर्सन को रख के देख लो। आप बोलते हैं राम इज स्टैंडिंग आउटसाइड, राम को हटाकर वहां जब आप एक क्वेश्चन वर्ड रखते हो तो यहाँ पे हु भी आ सकता है, और जो वर्ड नाउन की जगह पर हमने यूज किया ये कहलाएगा हमारा प्रोनाउन। और याद रखिएगा ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो उसके, और देखिए प्रोनाउन क्यों बोल रहा हूं इसको, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही सेंटेंस में काम किसका करते हैं, या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। तो ये सब्जेक्ट का काम यहां पर कर रहा है, ठीक है। अब प्रोनाउन ये एक ऐसा प्रोनाउन है जिसकी वजह से लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये केवल प्रोनाउन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछने वाला प्रोनाउन है। और इसी प्रोनाउन को हम लोगों ने नाम दिया था, कौन सा प्रोनाउन कहा था इसको हमने लास्ट टाइम, यस दिस इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यही वर्ड, सेम क्वेश्चन वर्ड, यही वर्ड जब क्वेश्चन पूछने के काम में ना आए, बल्कि दो सेंटेंसेस को एक दूसरे से यही वर्ड, क्वेश्चन वर्ड ही मिलेगा आपको यहाँ भी, लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बल्कि क्या करने के लिए, रिलेट करने के लिए जब यूज होने लगता है। सो यही क्वेश्चन वर्ड जो अभी तक इंटेरोगेटिव थे, इस बार इन्हीं प्रोनाउंस को हम लोग कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो पढ़ लीजिए, दीज आर द सेम क्वेश्चन वर्ड्स। वही क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में पढ़े थे, बट नॉट यूज टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज नहीं होते, बट रिलेट टू सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस को रिलेट करते हैं, दस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अब कैसे रिलेट करते हैं उसकी जरा बात कर लेते हैं। देखिए, एक सेंटेंस यहां पे लिया गया, वेयर इज द बॉय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए लड़का कहाँ है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से लड़के के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। तो आपका सिंपल सा पहला क्वेश्चन यही होगा। देखिए, इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, वेयर इज द बॉय, कहाँ है लड़का, ठीक। अब आपको अगर नहीं पता है कि कौन से लड़के के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन आई एम श्योर आप यही करोगे, कौन सा लड़का, किसके बारे में आखिर पूछा जा रहा है। और यहां बताया क्या गया उसके बारे में, द बॉय वॉज सिटिंग बिसाइड यू यस्टरडे। जो लड़का आपके बगल में कल बैठा था, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक। तो लिख लेते हैं यही सेंटेंस। बताया गया, आपसे पूछा गया लड़का कहाँ है, आपने पूछा कौन सा लड़का, मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया द बॉय वॉज सिटिंग बिसाइड यू यस्टरडे, ठीक। ये मैंने इस बॉय के बारे में बता दिया। अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत ना पड़ती, मैं ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता और उस बॉय के बारे में डिस्क्राइब भी कर देता। यानी अगर मैं आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता, दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछता, कैसे, मेरा क्वेश्चन यही होता। अब आप सोचिए, वेयर इज द बॉय वॉज सिटिंग बिसाइड यू यस्टरडे। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट एक साथ बोलता तो क्या मैंने
द बॉय 2 बार बोला होता? नहीं, मैं सिंपल से ही बोलता वेयर इज द बॉय, और इस वाले बॉय की जगह फिर मैं वर्ड यूज करता हु वॉज सिटिंग बिसाइड यू यस्टरडे। ठीक है ना? अब आप देख लो, ये वाला जो हु आता है, ये तो हु क्वेश्चन के लिए आया, इसका मतलब इस हु का हिंदी मीनिंग आप निकालोगे तो आएगा इसका मतलब कौन। ठीक है, लेकिन इस वाले हु का जब आप हिंदी मीनिंग निकालेंगे ना, तो इस हु का जो हिंदी मीनिंग आएगा वो आएगा जो। यही बस डिफरेंस याद रखिएगा। इस हु का मतलब जब कौन होगा तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, और इस हु का जब मीनिंग जो निकलने लगता है तो यही वर्ड हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। सो देखिए, है तो क्वेश्चन वर्ड ही, लेकिन काम यहां क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बल्कि इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ बोलने के काम में आता है। और जब आप दोनों एक साथ बोलोगे तो ये जो क्वेश्चन मार्क है वो लास्ट में आएगा। बस याद रखिएगा कि वो क्वेश्चन मार्क इस हु की वजह से नहीं आएगा, वो आएगा इस वेयर की वजह से। ठीक है ना? सो ये डिफरेंस आपको यहां पर क्लियर रखना है। सो वेयर इज द बॉय वॉज सिटिंग बिसाइड यू यस्टरडे, लेट्स जॉइन देम टुगेदर। अगर हम दोनों सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ेंगे तो हम बोलेंगे वेयर इज द बॉय हु वॉज सिटिंग बिसाइड यू यस्टरडे। यहां पर ये जो हु आएगा ये कहलाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन भी क्वेश्चन वर्ड्स ही हैं, बस क्वेश्चन की तरह यूज नहीं होते, और इसी पे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। रिलेटिव प्रोनाउन है, क्वेश्चन के फॉर्म में आता नहीं है, लेकिन आपको बनाकर दे दिया जाएगा तो ये आपका स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना? बस अंतर दोनों में क्लियर रखिएगा। सो क्या डिफरेंस होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन में और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या डिफरेंस है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? कई सारे डिफरेंसेस हैं। पहला अंतर, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है, पहला देखो नाम से ही क्लियर है। इंटेरोगेटिव का काम होता है क्वेश्चन पूछना, आस्क अबाउट अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ही काम करता है प्रोनाउन, तो ये काम करता है क्वेश्चन पूछने का। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछेगा, रिलेटिव रिलेट करेगा। पहला डिफरेंस क्लियर रखिएगा। ठीक है ना? और दूसरा अंतर, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है। क्वेश्चन वर्ड आपने पढ़ा भी होगा, हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा जाता है। ठीक है ना? सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को रिलेट करता है, और इसीलिए इसका यूज कहां किया जाता है? बिटवीन टू सेंटेंसेस, यानी ये हमेशा सेंटेंसेस के बीच में आपको मिलेगा। ठीक है ना? बीच में, सेंटेंस के बीच में कहीं पे आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में नहीं। बिटवीन का मतलब ये नहीं कि ठीक बीचों बीच में ही होगा, जहां से दो सेंटेंसेस को रिलेट करेंगे वहां पर। लेकिन इंटेरोगेटिव आएगा तो वो हमेशा आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा। ठीक? और डिफरेंस देख लो, तीसरा डिफरेंस जो कि थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर होता है, चूंकि ये क्वेश्चन पूछता नहीं है तो स्ट्रक्चर इसका सिंपल सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर रहता है। सिंपल का मतलब सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जबकि इंटेरोगेटिव, यहां पे देखो, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर ही इंटेरोगेटिव होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाट वॉज ही सेइंग आएगा, देखिए ये जो वॉज है ये उठ के ही से पहले आ गया, ही हमारा यहां पर सब्जेक्ट है। ठीक है ना? सो व्हाट वॉज ही सेइंग, ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर यही सिंपल में आप ले जाओगे, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज सेइंग है, ना कि वॉज ही सेइंग। अब ये डिफरेंस आपसे एरर में पूछा जा सकता है। सपोज करो उन्होंने सेंटेंस दे दिया, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वॉज ही सेइंग, तो आपको वॉज को उठाकर ही के बाद ले जाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटिव प्रोनाउन पे बहुत पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है ना? इस केस को जरूर ध्यान रखना। मीनिंग्स का समझ में आ रहा होगा, मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, जो वो कह रहा था, जो कुछ भी आप मीनिंग ले लो, बस व्हाट है तो स्टार्टिंग में आया तो इंटेरोगेटिव, बीच में आया तो रिलेटिव वर्ड। याद रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड्स जब बीच में आते हैं तो वो रिलेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है ना? ये डिफरेंस जरूर क्लियर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। अच्छा, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, इनकी अगर बात करें तो देखो, पहले तो एक एरर का क्वेश्चन देख लीजिए आपके लिए। एवरीवन वांटेड टू नो
व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिज टीम टू विन द मैच। अब देखो कैसे सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है। क्या इस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आया है? सिंपल सा ये देखिए, क्या कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपको कहीं भी दिख रहा है? कहीं भी दिख रहा हो, और आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा यहां पर ये क्वेश्चन वर्ड आया है, लेकिन सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आया, बीच में आया है, ठीक है ना। अब अगर बीच में आया है तो देख लो क्या कोई क्वेश्चन मार्क भी इसमें लगा हुआ है? नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, बीच में आया, तो ये पहचान लीजिएगा कि ये जो व्हाट है ये इंटेरोगेटिव वर्ड यहां पर नहीं है, ये हमारा रिलेटिव वर्ड है। और अगर ये रिलेटिव वर्ड है तो सिंपली स्ट्रक्चर भी जो हमारा बनेगा वो सिंपल वाला स्ट्रक्चर बनेगा, यानी व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिज टीम नहीं होगा, व्हाट द चांसेस ऑफ हिज टीम आर टू विन द मैच। ये होना चाहिए इसमें सिंपल सी एरर। देख लीजिए, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन बन सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और जब मैंने प्रोनाउन का टाइप का आपको इंट्रोडक्शन दिया था ना, तो मैंने बोला था सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन पे मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पर्सनल भी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी इंपॉर्टेंट है, एक एक दो दो क्वेश्चन तो सभी पे बन सकते हैं बाकी जो प्रोनाउन है, लेकिन 3 प्रोनाउन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, रिलेटिव था, पर्सनल था और डिस्ट्रीब्यूटिव था, उनमें भी रिलेटिव सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे रूल्स यहाँ पे एक साथ इंप्लीमेंट भी होते हैं, बहुत सारे तरीकों से इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए नोट करना चाहें एग्जाम्पल तो अपने पास लिख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे, जरूर याद रखिएगा। कौन कौन से वर्ड्स आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में? अब सिंपल है, जो वर्ड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में थे वो सारे वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन में आएंगे। तो याद रखिएगा 9 टोटल क्वेश्चन वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, उनमें भी 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन थे और 4 इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स थे, ठीक है ना। तो जो 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस थे वो तो पांचों यहाँ आएंगे ही, हु, हुम, विच, व्हाट, हुज, और एक वर्ड जो एक्स्ट्रा आ जाता है वो है दैट। तो याद रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन में दैट भी आता है, हालांकि दिस और दैट हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव में भी पढ़ा था, है ना। सो जब ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है, इंडिकेट करेगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में, जब रिलेट करेगा तो रिलेटिव में। अच्छा, यूजेस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इन केसेस को। पहला वर्ड देखिए लिखा है हु और हुम, दोनों ही वर्ड्स यूज होते हैं किसके लिए? पर्सन्स के लिए, दोनों पर्सन के लिए यूज होते हैं। डिफरेंस आता है इनके यूजेस के अकॉर्डिंग, हु काम करेगा सब्जेक्ट का और होम काम करता है ऑब्जेक्ट का। हिंदी मीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां देखो सब जगह आपको एक जैसा वर्ड दिखेगा, ठीक है ना, तो हिंदी मीनिंग ज्यादा काम तो नहीं आएगी, लेकिन जो हेल्प कर सकती है वो मैंने लिख दिया है। हु का मतलब जो, हुम का मतलब जिसे, जिसको, ये भी मीनिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट के लिए आता है और हु सब्जेक्ट के लिए आता है। हु और हुम में डिफरेंस हम लोग आगे यूजेस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सो अभी टेंशन मत लेना बिल्कुल। विच का मतलब भी होता है जो, बट इंपॉर्टेंट ये कि पर्सन के लिए यूज नहीं होता, इसका यूज किया जाता है स्पेशली नॉन लिविंग थिंग्स की बात करने के लिए। अभी मैंने लिखा था ना, वो लड़का कहाँ है जो आपके बगल में बैठा था, तो हु आया। अगर मैं बोलूं वो किताब कहाँ है जो मैंने आपको दी थी, तो आप विच का यूज करोगे, ठीक है ना। तो बुक नॉन लिविंग थिंग है इसलिए। अच्छा, एनिमल को शो करने के लिए भी आप विच का यूज करते हैं। चॉइसेस और सिलेक्शन की बात करने के लिए चॉइस और सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या चॉइस और सिलेक्शन का केस होता है वो देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। अ मदर नोज, पहला वाला एग्जाम्पल केवल देखिएगा, अ मदर नोज हु ऑफ हर चिल्ड्रन इज हंग्री। एक क्वेश्चन वर्ड दिख रहा होगा, सेंटेंस के बीच में दिख रहा होगा, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन हुआ। मीनिंग इसका बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको। बोला गया है कि एक मदर जानती है कि कौन सा बच्चा उसका जो है वो भूखा है। अब समझिएगा ध्यान से, बोला जा रहा है कि एक मदर जानती है कि उसके जितने भी बच्चे हैं उनमें से कौन सा बच्चा भूखा है। तो जब कभी भी कई में से एक की बात की जाती है, कई में से एक, तो हम यहां बात एक्चुअली किसकी कर रहे हैं? चॉइस या सिलेक्शन की। और चॉइस और सिलेक्शन को शो करने के लिए, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सिलेक्शन या चॉइस आप चाहे लिविंग्स में से ले लो या आप नॉन लिविंग्स में से ले लें, दोनों ही केसेस में हु हुम नहीं आता, केवल
विच का प्रयोग किया जाता है। सो इस केस को याद रखिएगा और यहाँ भी करेक्शन यही है, उसके बच्चों में से कौन सा बच्चा चॉइस और सिलेक्शन को विच शो करता है। क्या होगा सही सेंटेंस हमारा, अ मदर नोज विच ऑफ हर चिल्ड्रन इज हंग्री। क्लियर, ये चॉइस और सिलेक्शन वाला मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया है। जो जो पॉइंट्स आते जा रहे हैं साथ साथ में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, सिलेक्शन के बाद देखो एक और चीज दी हुई है, पोजीशन ऑफ नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का पोजीशन भी अगर शो करना है तो वो हम विच से कर सकते हैं। हालांकि पोजीशन का एक केस आपको और भी दिख रहा होगा, पोजीशन ऑफ लिविंग जब शो करना होता है तो हम हुज का यूज करते हैं, लेकिन जब पोजीशन ऑफ नॉन लिविंग शो करना होता है तो हम यूज विच को करते हैं। क्या डिफरेंस होता है वो भी अभी आपको देख लीजिए, दिखा देता हूं यहां पर। वेयर इज द बॉय, बैग इज हियर। वो लड़का कहां है जिसका बैग यहां रखा है। अब आप सोचो, जिसका बैग, बॉय का बैग, तो बॉय का पोजीशन ही तो शो कर रहे हैं बैग के साथ। बैग किसका है, किसका अधिकार है इस बैग के ऊपर, ये कहलाता है पोजीशन। अब चूंकि हम पोजीशन लिविंग से शो कर रहे हैं, बॉय का बैग है, इसलिए आप यहां पर वर्ड क्या रखोगे, हुज। वेयर इज द बॉय हुज बैग इज हियर। लेकिन अगर यही पोजीशन नॉन लिविंग का होता, वेयर इज द बुक, वो किताब कहां है जिसका पेज यहां पर रखा हुआ है। अब सोचिए, पेज किताब का है, बैग बॉय का था, बॉय लिविंग था तो उसका बैग था, हुज आ गया। बुक नॉन लिविंग है। अब आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं, आपको यहां क्या लिखना पड़ेगा, विच पेज। अब विच पेज का मतलब होगा जिसका पेज। और अब कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आप चाहो तो यहां ये भी लगा सकते हैं, ऑफ विच। ऑफ इज ऑप्शनल, लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है नो इश्यूज। वेयर इज द बुक, विच पेज इज हियर। विच यहां पर मीनिंग देता है जिसका, ठीक है ना। सो लिविंग का पोजीशन हुज से, नॉन लिविंग का पोजीशन विच से। याद रखिएगा, हुज विच दोनों का पोजीशन शो करने का काम भी होता है। ये तो पोजीशन भी आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, चॉइस सिलेक्शन, कई चीजों में देखिए यूज हो रहा है। अच्छा, व्हाट की बात करें तो मीनिंग इसका भी निकलता है जो, लेकिन इसका यूज हम तब करेंगे जब सेंटेंस में कोई भी एंटीसीडेंट ना दिया गया हो। अब एंटीसीडेंट क्या है, अगर आपने मेरी प्रोनाउन की सबसे पहली क्लास की होगी तो आपको अच्छे से पता होगा। प्रोनाउन जिस वर्ड के लिए यूज होता है उसे कहा जाता है उसका एंटीसीडेंट। जैसे अभी बोला था ना, ये देखिएगा, ये वेयर इज द बॉय हु वॉज, यहां पे हु किसके लिए आया आप खुद सोच के बताइए। यहां पर हु का यूज हुआ है किसके लिए, बॉय के लिए। तो ये जो बॉय है ये हु का एंटीसीडेंट है, ठीक है ना। सो जब एंटीसीडेंट दिया ही ना हो तब हम लोग यूज करते हैं यहां पर व्हाट को। क्या है केसेस, कैसे आता है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आगे डिफाइन कर दूंगा। सो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अभी केवल बस ये याद रखिए, व्हाट का यूज होता है तब जब सेंटेंस में एंटीसीडेंट दिया ही ना हो, अंडरस्टूड हो, डिफाइन करने की जरूरत ना हो, अननोन हो, पता ही ना हो, तब यूज करते हैं इसका, ठीक है ना। और दैट, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करना पड़ेगा। याद रखिएगा, दैट का यूज हम तब करते हैं, ये पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स तीनों के लिए यूज होता है। देखिए, पर्सन के लिए भी, जिसके लिए ऑलरेडी ये दोनों वर्ड आ रहे हैं, हु और हुम। थिंग्स और एनिमल्स के लिए, जिसका ऑलरेडी हम जिसकी जगह पर विच यूज कर सकते हैं। चूंकि दैट तीनों जगह पर यूज होता है, इसीलिए एक सिंपल सा रूल बन जाता है कि अगर आप चाहो तो हु, हुम या विच की जगह पर दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं कर सकते। अब कहां कहां कर सकते हैं, कहां कहां नहीं कर सकते हैं, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा विद एग्जाम्पल, तो आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंटली समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है ना। तो वो जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे हम लोग दैट को डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये केसेस जरूर याद रखिएगा, विच का यूज, हुज का यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, इस पॉइंट को, इसके और आगे जो पॉइंट है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस क्या होता है, हु और हुम में डिफरेंस क्या होता है। कब हु आता है, कब हुम आता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट के लिए हु आएगा, ऑब्जेक्ट के लिए हुम आएगा, लेकिन कई केसेस हैं जो बड़ा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज जब करते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है, कहां पे एग्जैक्टली हु आना चाहिए, कहां पर हूं। हिंदी मीनिंग हर बार यहां पर काम आपके नहीं आएगी,
ठीक है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, चलिए मैं आपको चलते चलते एक होमवर्क देखे जाता हूं यहां पर। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं। छोटा सा एक होमवर्क है आपके लिए, ठीक है ना। एक ब्लैंक का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और यहां पर आप डिसाइड करेंगे कि हु आएगा या फिर हुम आएगा, और विद रीजन बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपना आंसर मेंशन करें कि यहां पर हु आना चाहिए या हुम आना चाहिए, और जरूर बताएं कि क्यों आपको लग रहा है हु आएगा और क्यों लग रहा है कि हुम आएगा, ठीक है ना। जो भी आपको लगे एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग डिस्कस कर लेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए प्लीज ये होमवर्क है, इसको करके जरूर रखिएगा। कंटिन्यू ऑफ कोर्स हम लोग करेंगे इस पॉइंट को, देख लीजिए। अगर आपने नहीं नोट किया तो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कंटिन्यू हम लोग करेंगे अपने इस पॉइंट को हु और होम के केसेस के साथ, स्पेशली अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस ज़रूर करते चलिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी। नॉलेज होना अलग चीज़ होती है, उसका यूटिलाइजेशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सब प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम टाइम पे, ठीक है ना। चलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी पॉइंट के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।